तिब्बत ये सिर्फ एक भूखंड नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाएं, इतिहास और पहचान है। इसका इतिहास 7वीं सदी से भी पुराना है, पर हमारी कहानी शुरू होती है सन 1912 से, जब किंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद तिब्बत ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित किया। लासा को अपनी राजधानी घोषित कर तिब्बत ने अपने आंतरिक मामले खुद संभालने शुरू कर दिए। लेकिन चाइना ने कभी तिब्बत की आज़ादी को स्वीकार नहीं किया। 1951 में चाइना ने बलपूर्वक तिब्बत पर कब्जा किया और उसी दिन तिब्बत के नेता और उनके सबसे बड़े धर्मगुरु भारत आ गए। लासा से भारत के 14 दिन के मुश्किल सफर के बाद उन्होंने भारत में शरण ली और भारत, जिसका तिब्बत से सदियों पुराना रिश्ता है, बना तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का घर। ये कहानी इसी अन्याय की है जो चाइना ने किया तिब्बत के साथ, और तिब्बत के लोग आज भी इसी कहानी को दुनिया को सुनाना चाहते हैं ताकि वो तिब्बत को फिर से आज़ाद देख सकें। वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। इससे मुझ जैसे कंटेंट क्रिएटर को बहुत मदद मिलती है। 1912 के बाद तिब्बत ने खुद को दुनिया से अलग रखना चाहा। ना नए साम्राज्यों की दौड़ में शामिल हुआ और ना दूसरे देशों की राजनीति में घुसा। तिब्बत एक शांत, धार्मिक और अपनी ही दुनिया में व्यस्त राष्ट्र था, जहां बौद्ध धर्म जीवन का मूल था। तिब्बत की राजनीति और धर्म दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, हिज होलीनेस दलाई लामा। वो सिर्फ एक धर्मगुरु नहीं थे, पूरा देश उन्हीं के आशीर्वाद से चलता था। तिब्बत की अपनी करेंसी थी, अपना झंडा था और अपनी सेना भी थी, जो छोटी जरूर थी पर अपनी जमीन की रखवाली करती थी। कहते हैं हर खुशी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है, और तिब्बत के लिए वो दिन आया सन 1949 में, जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। माओ जेडोंग की अगुवाई में नए कम्युनिस्ट चाइना ने फैसला किया कि वो तिब्बत पे कब्जा करेगा, क्योंकि जो भी राज्य किन साम्राज्य का हिस्सा थे वो चाइना अपने मानता था। लेकिन असल में तिब्बत कभी चाइना का हिस्सा था ही नहीं, वो सिर्फ एक सहभागी राज्य था। 1950 आते आते चीनी सेना, जिसे वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, तिब्बत के बॉर्डर तक आ पहुंची। तिब्बत की छोटी फौज उनके सामने कुछ नहीं थी, और फिर शुरू हुई ये कहानी जहां गोलियां चलाई गई और शांति छीन ली गई। तिब्बत ने कोशिश की समझौता करने की, पर जब सामने वाला जिद पर अड़ा हो तो समझौता कभी नहीं होता। तिब्बत एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमा था, जिंदगी शांत थी, जमीन पर लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और मोनास्ट्रीज में पूजा होती थी। गांव, मोनास्ट्रीज और पहाड़ों से घिरा हुआ उनका जीवन था, शांत। किसे पता था इस शांति को किसी की नजर लग चुकी थी। तिब्बत में जिंदगी का मूल मंत्र था धर्म, करुणा और सादगी। बौद्ध भिक्षु हर गांव में थे। बचपन से लड़के मोनास्ट्रीज में भेजे जाते थे, उनकी पढ़ाई वहीं होती थी, और दलाई लामा, जो उनके धर्मगुरु थे, उनका एक शब्द भी कानून की तरह माना जाता था। हाँ, ये भी सच है कि तिब्बत में सामाजिक असमानता थी। जमींदार थे, गरीब किसान थे और कई बार कठोर नियम भी, लेकिन एक बात सभी तिब्बतियों में एक समान थी, उन्हें अपनी जमीन और अपने धर्म से मोहब्बत थी। वो बुद्ध की शिक्षा के अलावा किसी और चीज को नहीं जानते थे, ना राजनीति को, ना उदारीकरण को, ना दुनिया की बड़ी ताकतों की चाल को। उनके लिए सब कुछ था उनकी धरती, उनका धर्म और उनके दलाई लामा। और जब 1950 में चीन की सेना आई तो तिब्बत के लोगों को लगा शायद बातचीत से समस्या सुलझ जाएगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उनकी शांति को खत्म कर देगा। उनका सिंपल जीवन था जो जमीन से जुड़ा था और संस्कृति में गहरा। पर माओ जेडोंग, जिसे धर्म से नफरत थी, वो तिब्बत को सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की तरह देखता था, जिस पे कब्जा करना उसका मकसद था, चाहे कितना भी खून बहे। 1950 वो साल था जब तिब्बत की शांति का अंत हो गया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत के बॉर्डर्स पार किए और उन्होंने इसे एक पीसफुल लिबरेशन बोला, लेकिन असल में ये शुरुआत थी एक कब्जे की, एक नरसंहार की। तिब्बत की छोटी सी फौज घोड़े और तीर कमान लेकर चाइनीज टैंक के सामने उतर गई, लेकिन ताकत में कोई बराबरी नहीं थी। कुछ ही महीनों में तिब्बत का बड़ा हिस्सा चाइना के कब्जे में आ गया। चीन की बर्बरता इतनी ज्यादा थी जिसका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। हर प्रकार से मानवता की हत्या कर चीन ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1951 तक एक जबरदस्ती का एग्रीमेंट साइन करवाया गया, 17 पॉइंट एग्रीमेंट। तिब्बत के लोगों से कहा गया वो खुद को चाइना का हिस्सा माने, वरना नतीजा खराब होगा। उस वक्त दलाई लामा सिर्फ 15 साल के थे, एक जवान धर्मगुरु जिनके कंधों पर पूरे तिब्बत की जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने कोशिश की समझौता करने की, पर जमीन पर चीजें बिगड़ती जा रही थी। लोग मरते जा रहे थे, मोनास्ट्री जल रही थी, और इसी में 8 साल बीत गए। फिर आई 1959 की वो काली सुबह, जब लासा में एक बड़ा विद्रोह हुआ। लोगों को शक था, जो कि वास्तविकता भी थी, कि चाइना दलाई लामा को बंदी बनाना चाहता है। लोग सड़कों पर उतर गए, फ्री तिब्बत के नारे लगाए गए। चाइना ने जवाब दिया बंदूक से। कहा जाता है सिर्फ एक दिन में हजारों लोगों को मार दिया गया। इसी दौरान दलाई लामा को जान का खतरा महसूस हुआ। उनके साथियों ने सलाह दी, अब देर नहीं कर सकते, तिब्बत छोड़कर भारत की तरफ निकलना होगा। तभी एक रात के अंधेरे में दलाई लामा ने अपना भेष बदला, एक साधारण चीनी सिपाही का रूप धरा और लासा छोड़ दिया। साथ में थे कुछ भरोसेमंद भिक्षु और फौज के लोग। उनका रास्ता आसान नहीं था।
ऊंचे पहाड़, गहरी खाई और बर्फ़ की चादरें। रात में कदम रखो तो बर्फ़ घुटने तक, दिन में सूरज की रोशनी आंखों को जला दे। कभी घोड़े पर सफ़र, कभी पैदल, हर कदम पर खतरा। 14 दिन तक न जाने कितनी बार मौत सामने आई, लेकिन दलाई लामा को एक चीज़ आगे बढ़ा रही थी, अपने लोगों का भरोसा और तिब्बत की आत्मा को जिंदा रखने का ख्वाब। आखिरकार 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत की सीमा में प्रवेश किया। कपड़े फटे हुए, चेहरे थके हुए, लेकिन आंखों में एक आशा थी, जीवित रहने की, संघर्ष जारी रखने की। दलाई लामा जब सीमा पर पहुंचे, भारत की सरकार पहले से तैयार थी। भारत ने उनको सुरक्षा दी, उनकी देखभाल की और तुरंत नेहरू जी ने शरण देने का ऐलान किया। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का एक छोटा शहर बन गया तिब्बत की निर्वासित सरकार का घर। धीरे धीरे ये लिटिल लासा कहलाने लगा। वहीं से दलाई लामा ने दुनिया को तिब्बत की कहानी सुनाई। उन्होंने हिंसा नहीं, करुणा, शांति और संवाद का रास्ता चुना। कुछ लोग सोचते हैं कि दलाई लामा भाग गए क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। दलाई लामा को पता था अगर वो चीन के कब्जे में आ गए तो सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं, पूरे तिब्बत की आत्मा चीन के कब्जे में चली जाएगी। अगर दलाई लामा पकड़ लिए जाते तो चीन उनसे जबरन कहलवाता कि तिब्बत चीन का ही भाग है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जान का नहीं, एक सभ्यता की अस्मिता, एक धर्म की पवित्रता और एक देश की पहचान का सवाल था। भारत ने सिर्फ दलाई लामा को नहीं बल्कि हजारों तिब्बत के लोगों को शरण दी। आज भी भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी रहते हैं, जो धर्मशाला, देहरादून और भारत के अन्य हिस्सों में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये पलायन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, ये था एक सभ्यता का पुनर्जन्म, जो एक नए देश में नए सपने के साथ जीना सीख रही थी। लेकिन तिब्बत की याद, तिब्बत की मिट्टी, वो कभी पीछे नहीं छूटती। आज का तिब्बत शांत दिखाई देता है, लेकिन वो शांति असली नहीं है। तिब्बत एक खुली जेल की तरह है। हर मोड़ पर चाइनीज आर्मी, हर कदम पर CCTV और हर दिल में छुपा हुआ गुस्सा। भाषा बोलने की आज़ादी नहीं है, धर्म पालन करने की आज़ादी नहीं है, और जो ज्यादा आवाज उठाए वो या तो जेल में या फिर गायब। जिन मोनास्ट्रीज से कभी ध्यान और प्रार्थना की गूंज आती थी, वहाँ आज बीजिंग का कानून चलता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी आने वाला है। दलाई लामा के बाद क्या? दलाई लामा अब 90 साल के हो गए हैं और पूरी दुनिया का एक सवाल है, जब वो नहीं रहेंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? चीन कहता है अगला दलाई लामा वो चुनेगा। उन्होंने एक पुराना सिस्टम दिखाया, गोल्डन अर्न, जिसमें उनके हिसाब से चिट्स निकाली जाएंगी और जो नाम आएगा वही दलाई लामा होगा। लेकिन दलाई लामा खुद कह चुके हैं, मेरा अगला जन्म एक आज़ाद देश में होगा और उसकी पहचान सिर्फ मेरा ट्रस्ट करेगा, ना कि बीजिंग। उनका कहना है ये धर्म का फैसला है, सरकार का नहीं, और वो भी वो सरकार जो खुद धर्म को खत्म करना चाहती है। चीन ये खेल क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो जानता है अगर दलाई लामा उनके हाथ में होंगे तो तिब्बत की रूह को वो अपने कब्जे में कर सकते हैं। एक पपेट दलाई लामा जो बीजिंग की बात कहेगा, लेकिन दुनिया जानती है असली और नकली में फर्क होता है। तिब्बत की लड़ाई सिर्फ एक धर्मगुरु की नहीं है, ये एक सभ्यता के होने ना होने की लड़ाई है। और इसलिए दलाई लामा का जिंदा रहना और उनकी बात का जिंदा रहना, ये सिर्फ तिब्बत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी जरूरी है। क्योंकि जब एक धर्म, एक पहचान, एक आवाज को जबरदस्ती चुप कराया जाता है, तो वो कहानी सिर्फ एक देश की नहीं रहती, वो इंसानियत की हार बन जाती है। तिब्बत की कहानी अभी अधूरी है। दलाई लामा अभी भी हंसते हैं, पर उनकी मुस्कान के पीछे एक पूरे देश का दर्द छुपा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये कहानी दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए फ्री तिब्बत लिखकर, ताकि दुनिया भूल ना पाए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ऐसे ही असली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। फ्री तिब्बत।